नमस्कार साथियों, मैं पूना महाराष्ट्र से आकाश कांबले। और क्या आप चाहते हो कि देश में फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग किया जाए? और क्या आप ये भी चाहते हो कि चुनाव आयोग को देश में वोटिंग फिर से बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए? तो अगर इसका जवाब हाँ है, तो कैसे? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखकर आप भी अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों, आगे जाने से पहले हम ये जान लें कि चुनाव का महत्व हम सभी के लिए क्यों होता है। आजादी के बाद देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ और इसी संविधान से हमें लोकतंत्र हासिल हुआ। जिस लोकतंत्र के आधार पे हमें हजारों हक और अधिकार तो मिले, पर साथ साथ अपना राजा या सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी सरकार एवं राजा चुनने की प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। और चुनाव प्रक्रिया को चुनाव आयोग, जो एक सरकारी यंत्रणा है जिसके द्वारा चुनाव कराया जाता है। और इसी चुनाव आयोग द्वारा पिछले 15 साल पहले तक बैलेट पेपर से ही चुनाव लिया जाता था। फिर इसमें चुनाव आयोग ने बदलाव किया और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव लिया जाने लगा। पर जब लोगों ने ईवीएम में अविश्वास दिखाना चालू किया तो फिर चुनाव आयोग ने इस ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी जोड़ दिया, जिसके लगाने से आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिए उस उम्मीदवार का नाम और चिन्ह एक पेपर दिखाई देता है और वो पेपर एक डिब्बे के अंदर जमा किया जाता है, जिस पेपर का आगे जाके गिनती भी नहीं की जाती है। जिस ईवीएम द्वारा आज देश भर में चुनाव प्रक्रिया चलती है, तो इस ईवीएम को लोगों में विरोध क्यों है? ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई भी एक्सपर्ट इसे कंट्रोल कर सकता है। जहां वैज्ञानिक जमीन पर बैठकर चांद और अंतराल में भेजे जाने वाले सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, तो ईवीएम कैसे सुरक्षित हो सकता है? और इतना ही नहीं, जग भर में अधिकतर प्रगत राष्ट्र ने भी ईवीएम को बैन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ईवीएम मतदाता और चुनाव प्रक्रिया में विश्वासार्हता पैदा नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी अपने देश में ईएमवी क्यों है? क्यों पहले जैसे बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग नहीं हो रही है? इसका जवाब देते हुए कहा जाता है कि भारत देश की जनसंख्या को देखते हुए बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने में बहुत प्रकार की समस्या होती है, जैसे इतने सारे पेपर की प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ज्यादा हो सकता है। वोटिंग मैनुअली होगी तो वोटिंग और गिनती को समय ज्यादा लग जाएगा। और सरकार को ज्यादा से ज्यादा वक्त, पैसा और सरकारी यंत्रणा इस काम को करवाने में लग सकती है। इसलिए चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी हालत में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना संभव नहीं। ये सब सुनाने के बाद आप भी ख्यालों में पड़ गए होंगे कि क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाना संभव है? हाँ, तो मैं ये कहता हूं कि ये संभव है। तो कैसे? ये जानने के लिए पहले ये सोचो कि ऐसी कौन सी जगह है जहां ज्यादा भीड़ होने के बाद भी हिसाब किताब रखना आसान किया हो। इतना ही नहीं, लोगों को उनकी काउंटिंग पर भरोसा भी हो और जनता ने भी उस टेक्नोलॉजी को स्वीकारा है। तो वो एक ऐसी जगह है जहां हम सब जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऐसी जगह है जो आजकल लोगों के जीने जरिया बन चुका है। उसका नाम है ग्रोसरी शॉपिंग मॉल, जैसे रिलायंस, डी-मार्ट जैसे ग्रोसरी शॉपिंग मॉल, और वहां पर अपनाने जाने वाले बारकोड, स्कैनिंग और बिलिंग जैसी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आगे जाके चुनाव प्रक्रिया कर। तो इसे कैसे करें, ये जानने के लिए पहले तो इसे करने के लिए इस प्रक्रिया को तो इन 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। वोटिंग टाइम यानी मतदान के समय। वोटिंग विद बारकोड बैलेट पेपर वोट प्रिंटिंग। वेरीफाई एंड बारकोड बैलेट पेपर वोट कलेक्टिंग। काउंटिंग टाइम यानी गिनती के समय। टैली विद वोटिंग टाइम वोट एंड काउंटिंग बारकोड बैलेट पेपर वोट। इसमें से 2 हिस्से वोटिंग के वक्त लिए हैं और तीसरा हिस्सा काउंटिंग के वक्त है। वोटिंग विद प्रिंटिंग। पहले हिस्से में मतदाता वोटिंग करने जब जाएगा तो उसे पहले बूथ पे पहले जैसा ईवीएम मशीन दिखाई देगा, जो एक प्रिंटर से जुड़ा होगा। इस ईवीएम मशीन में किसी भी प्रकार का डाटा सेव नहीं होगा। इस मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे, जो पहले के ईवीएम की तरह ही होंगे। अब जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हो, उसके सामने वाले बटन को दबा देना। बटन दबाने के बाद उसके साथ जोड़े गए प्रिंटर से कुछ इस तरह की पर्ची बाहर आ जाएगी और इस पर्ची को लेकर दूसरे बूथ पे जाना है। इस प्रिंटर से निकलने वाली पर्ची पर एक बारकोड छप के आएगा, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ नहीं पाएगा, जो आजकल मॉल में वस्तुओं की कीमत स्कैन करने के लिए चिपकाया जाता है, उसी प्रकार का दिखाई देता होगा। वेरीफाई एंड कलेक्टिंग। अब दूसरे बूथ पे आने के बाद आपको एक स्कैनर और छोटा सा डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें हमें प्रिंटर से निकली हुई पर्ची को स्कैनर पे स्कैन करने के लिए रखना है और सामने वाले स्क्रीन पर देखकर वेरीफाई करना है कि जिसको हमने वोट दिया है उसी के नाम का बारकोड जनरेट हुआ है कि नहीं।
क्योंकि डिजिटल युग में वेरिफिकेशन जरूरी इसलिए होता है कि दोबारा से चेक किया जाए और गलती होने से बचे। इसलिए हर जगह पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद भी OTP वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अब जिस तरह मॉल में बारकोड स्कैन करते हैं उसी प्रकार से पर्ची को स्कैन और कंफर्म करके उस पर्ची को वोटिंग बॉक्स में जमा करवाना है। पर अब इस जगह जब वोटिंग वाला बारकोड स्कैन होगा तब स्कैनर डिवाइस उसको काउंट करेगा और उस डिवाइस में वो डाटा की तरह सेव हो जाएगा। और वो जो सेव किया हुआ डिवाइस और बारकोड पर्ची वाला बॉक्स चुनाव आयोग अपने पास बूथ वाइज फाइनल चुनाव के नतीजे के लिए अपने पास जमा कर लेंगे। 3. टैली विथ काउंटिंग। ये आखिरी पड़ाव है जिसमें चुनाव आयोग नतीजे बताने के लिए वोटों की गिनती कुछ इस प्रकार से करेगी, जिसमें मॉल में बारकोड को जिस प्रकार से अनेक प्रकार की चीजों की कीमतों को स्कैनर मशीन से सहारे जिस प्रकार से गिना जाता है उसी प्रकार से बारकोड वाले पर्ची को भी मशीन से गिना जाएगा, जिसको कम से कम वक्त में गिना जा सकता है। और उस गिने हुए पर्ची की और चुनाव के वक्त स्कैनर में सेव किए गए हुए डिवाइस के नतीजे से मैच करके आगे चुनाव का आखिरी नतीजा निकाला जाना चाहिए। आखिरी दौर में न सिर्फ बारकोड वाले पर्ची को स्कैन करके गिना जाएगा और साथ में मतदान के दिन सेकंड स्टेज में मतदाता ने वेरीफाई किए हुए डाटा के साथ मैच किया जाएगा और उसके बाद आखिरी नतीजे के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और इस प्रकार सब बूथ वाइज स्कैनिंग डाटा और बारकोड डाटा को मैच करके ही नतीजा आखिर में घोषित किया जाएगा।